नाज़रीन, एक तरफ इजराइल जो है वो गजा पर मुसलसल बमबारी जारी रखे हुए है, जिसके साथ सीज फायर जो है वो अमलन टूट चुका है, लेकिन अभी भी ऑफिशियली इसे एक सीज फायर ही कहा जा रहा है, जो कि एक हकीकतन एक डिसेप्शन और बिट्रेयल जो वो बन चुका है। तो दूसरी तरफ रेजिस्टेंस और रीजन ये दोनों इस वक्त नाज़रीन कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि ये तो अलाउ नहीं किया जा सकता कि इजराइल जब वो इस तरह से सीज फायर भी कहे, अमेरिका भी इसको सीज फायर कहे और ट्रंप साहब जब इसको एक तारीखी अमन भी डिक्लेयर कर दें और जो अटैक्स है वो उसी तरह से जब जारी हो, तो एक आप कह लें कि रेजिस्टेंस और रीजन के दरमियान बड़ी हतमी नौयत की कोऑर्डिनेशन जब हो रही है और अगले 48 घंटे इस हवाले से जब फैसला कुन साबित होंगे कि क्या फैसला जब किया जाता है। दूसरी तरफ नाज़रीन मिस्र भी बहुत मुतहरिक हुआ है और ना सिर्फ गजा बल्कि लेबनान के फ्रंट के ऊपर बहुत मुतहरिक हुआ है और पहली बार नाज़रीन ये प्रपोज किया जा रहा है कि जो लेबनान का मामला है उसमें ईरान और सऊदी अरेबिया ये इस मामले को लीड करें और दोनों इस मामले में कोऑर्डिनेट करें। यानी पहले कौन कर रहे हैं? अमेरिका और इजराइल इस मामले को देख रहे हैं और रीजन जब पीछे झुक करके बैठा हुआ है। तो अब ये प्रपोज किया जा रहा है, रीजन के कंट्रीज के दरमियान ये प्रपोजल है और उनमें बातचीत चल रही है कि सऊदी अरेबिया और ईरान जब आगे आए तो ज़ाहिर है ये तो किसी सूरत इजराइल को कबूल नहीं है, क्योंकि इजराइल को तो ये अच्छा लगता है कि सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान प्रॉक्सी वॉर जारी रहे, जैसे लेबनान में है, जैसे यमन में है, जैसे शाम में, इराक में ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान प्रॉक्सी वॉर जब जारी रही है। तो अब भी कहीं ना कहीं उसके असरात आपको लेबनान में नजर आते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो सऊदी अरेबिया ये चाहता है कि हिजबुल्लाह जब वो डिसार्म हो जाए और ईरान ये कह रहा है कि किसी सूरत हम ये होने नहीं देंगे, ये एक रीजनल एसेट है हिजबुल्लाह और इसको हम डिसार्म नहीं होने देंगे। यानी ईरान ने कोई सऊदी अरेबिया के खिलाफ इन रिसेंट टाइम्स के अंदर कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन दोनों के इंटरेस्ट तो बिल्कुल मुख्तलिफ है और माजी में तो यहां पर एक खुली प्रॉक्सी वॉर हुई है सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान। तो यह प्रपोज किया जा रहा है कि भाई यहां पर ईरान और सऊदी अरेबिया जब वो सामने आए, एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाएं और यहां पर जब मामलात को देखें, तो ये इजराइल के लिए बिल्कुल सूरत हाल काबिल कबूल नहीं है। दूसरी तरफ नाज़रीन टर्की जो है, जो ओआईसी वर्ल्ड की आप कह लें कि एक बहुत बड़ी ताकत है और नेटो की दूसरी बड़ी फौज है, तो टर्की जो है वो अब मजीद इसको लीड कर रहा है और उसने कोई बड़ा फैसला जब वो लेना है और हमास और टर्की की लीडरशिप जब इस वक्त राब्ते में है। अच्छा, तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे, गजा के हवाले से दीगर डेवलपमेंट्स भी आपके सामने रखेंगे और जो प्रेसिडेंट मडोरो हैं उन्होंने अपनी नेशन से खिताब करते हुए कहा है कि हमारी ऑयल और गोल्ड और हमारी वेल्थ के ऊपर जब वो नजर है तो हम अपनी डिग्निटी के लिए और अपने फ्यूचर के लिए हर सूरत वो लड़ेंगे और भरपूर तैयारी जो है वो कर ली जाए, तो वो भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, इस वक्त इजराइल जो है वो एरोगेंस में और घमंड में इतना अंधा हो चुका है कि उसको लगता है कि वो अनटचेबल है, वो अनस्टॉपेबल है। अगर वो जेनोसाइड भी कर रहा है तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो इफेक्टिवली उसको जो है वो रोक सके। और ओआईसी तो वैसे ही, ओआईसी वर्ल्ड जो है ये तो वैसे ही कुछ नहीं कर सकती, ओवरऑल दुनिया में भी कोई उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन ये उसका घमंड है, ठीक है ना। उसकी आंखों पर जब वो पर्दा पड़ चुका है, इस ताकत में वो अंधा हो चुका है, लेकिन उसको मालूम नहीं है शायद कि यहां पर कैसे अचानक जब जमीन नीचे से खिसक जाती है और बड़े बड़े जो ताकतें हैं वो कैसे जमींदोज हो जाती हैं। तो इसके साथ भी एग्जैक्टली यही होने जा रहा है और इसका सबूत मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। इसका तो आगाज सबसे पहले खुद अमेरिका से हो चुका है। अमेरिका में नाज़रीन जो तब्दीली आ रही है वो इस घमंड को कैसे जो वो जमींदोज करने जा रही है। अमेरिका के अंदर नाज़रीन ताजा तरीन जो आज रिपोर्ट जारी हुई है, कैसे एक प्रोफाउंड लेवल का चेंज आ रहा है। यानी एक होता है किसी मामले के ऊपर जो है वो इख्तलाफ हो जाना, कि मुखालफत हो जाना कि भाई हम नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे चाहते हैं, हम गजा में जंग नहीं चाहते, जंगबंदी चाहते हैं। एक तो ये है नहीं, वहां पर सिर्फ ये नहीं हो रहा है, वहां पर प्रोफाउंड लेवल की तब्दीली आ रही है कि वो ओवरऑल इजराइल ही के बारे में अपनी राय और अपनी सपोर्ट को तब्दील करने जा रहे हैं। यानी अब मामला सिर्फ गजा जंग का नहीं है कि यहां पर जंगबंदी हो जाए तो वो दोबारा इजराइल को सपोर्ट करने लग जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये सबसे बड़ा जो इजराइल का सपोर्टर है वहां पर सबसे बड़ी तब्दीली जो है वो आ रही है। तो इनका घमंड कैसे चकनाचूर होगा ये आप देखेंगे, ये अब ज्यादा दिन दूर नहीं है। अब मैं आपके सामने रिपोर्ट रखने जा रहा हूं, प्रोफाउंड जनरेशनल शिफ्ट अंडरवे, हाउ यूएस पब्लिक व्यूज इजराइल। जनरेशनल शिफ्ट यानी एक पूरी आप कह लें कि तब्दीली आने जा रही है। एक जनरेशन है ना, एक जनरेशन है जो इजराइल को सपोर्ट करती है, तो दहाइयां गुजर गई हैं सपोर्ट को, लेकिन अब पूरी की पूरी जनरेशन ही वो अब शिफ्ट करने जा रही है इजराइल की सपोर्ट से। जब हम ये देख रहे हैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट सबसे बड़ी सपोर्टर है आज इजराइल की इस वक्त भी, लेकिन अमेरिकन पब्लिक के दरमियान और इंक्लूडिंग जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बेस है ट्रंप की, हैव शिफ्टेड ड्रामेटिकली अमिड इजराइल वॉर इन गाजा। ओवरऑल इजरायली पब्लिक और जो रिपब्लिकन वोटर है और जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वोटर्स है, वहां पर भी ड्रामेटिकली, ड्रामाई अंदाज के अंदर, यानी ड्रामाई अंदाज के अंदर यह होता है कि भाई अचानक बहुत बड़ी तब्दीली आ जाना, तो ये वहां पर हो रहा है। दिस इज अ प्रोफाउंड एंड अ जनरेशनल शिफ्ट अंडरवे। जनरेशनल शिफ्ट जो होता है ना, यानी ऐसा नहीं कि सोसाइटी का एक तबका बदल रहा है, भाई 10% लोग जब वो बदल रहे, पूरी की पूरी जनरेशन, ठीक है ना।
और पीछे एक दहाइयों की सपोर्ट है, लेकिन अब बिल्कुल ओवरऑल सारी तब्दीली आने जा रही है। तो आगे उन्होंने लिखा है कि जैसे हमारे यहां एक पर्ल हार्बर जनरेशन थी, यानी जब जापान ने अटैक किया था अमेरिका के ऊपर, पर्ल हार्बर जो उनकी पोर्ट थी, वहां पर जापान ने अटैक किया था, जिसके बाद अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में दाखिल हुआ। तो वो एक अमेरिका की एक जनरेशन थी जिन्होंने देखा कि उनके ऊपर अटैक हुआ है और उसमें बहुत बड़ी तादाद में अमेरिकन फौजी मारे गए हैं, और उसके बाद अमेरिका जो है वो आर्मी जंग में गया है और पूरी लिजिटिमेसी और सपोर्ट के साथ गया है, पब्लिक की सपोर्ट के साथ गया है, ठीक है ना। तो एक पर्ल हार्बर वो जनरेशन है, वो आर्मी जंग में गई, उसके बाद मजीद जंगों में गई, ठीक है ना। तो एक नैरेटिव है कि भाई हमने जब वो इसी तरह से जंगों में जाना। फिर क्या हुआ, फिर आगे आई वियतनाम जनरेशन। तो अमेरिका आर्मी जंग और फिर उसके बाद एक जंग में जाता चला गया, यहां तक कि वियतनाम जंग आ गई। तो वियतनाम की जंग ने पूरा जनरेशनल शिफ्ट कर दिया, बड़े मुजाहरे हुए और आखिरकार वो जंग जब रोकना पड़ी। और आज जो आपको अमेरिकन मिलिट्री है और उनकी सारे मामलात हैं, वो ये वियतनाम जंग के बाद उन्होंने ये सारा जो डिजाइन किया। उसके बाद अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने ये समझा कि हर वो जंग जिसमें अमेरिकन फौजियों की कैजुअलिटीज होंगी वो सस्टेनेबल नहीं है, उसको यानी वो चल नहीं सकती है और वो गवर्नमेंट भी सरवाइव नहीं कर सकेगी। इसलिए वियतनाम वॉर के बाद फिर बड़ी बड़ी आर्मर्ड गाड़ियां, यानी अमेरिकन फौजियों की जो प्रोटेक्शन है वो सबसे बड़ी तरजीह बन गई। ये वियतनाम जंग का एक सबसे बड़ा सबक था। इसके अलावा भी अमेरिका ने उनकी एस्टेब्लिशमेंट ने, उनकी गवर्नमेंट्स ने बहुत सारे सबक जो वो वियतनाम से सीखे। तो एक वियतनाम जनरेशन, अब की जनरेशन को वो गजा जनरेशन का नाम दे रहे हैं कि गजा की इस जारियत ने अमेरिका की जो पब्लिक है उसको मुकम्मल तौर पर बदल दिया। उनकी परसेप्शन, उनके व्यूज, उनकी सपोर्ट, इसको मुकम्मल अंदाज के अंदर जब वो बदल दिया। दैट्स अ जनरेशन ऑफ यंग पीपल, और ये वो यंग पीपल हैं हु सॉ दीज हॉरर्स अनफोल्ड ऑन देयर स्क्रीन्स इन रियल टाइम, जिन्होंने अपनी स्क्रीन्स के ऊपर देखा है, इन रियल टाइम देखा है कि यानी इस वक्त हम लाइव देख रहे हैं कि वहां पर ये हो रहा है। एंड आई डू नॉट थिंक इजराइल गेट्स हाउ डीप द शिफ्ट इज। तो उन्होंने कहा कि इजराइल का घमंड यह है कि वो इस शिफ्ट को महसूस नहीं कर रहा। इजराइल घमंड में है ना, वो समझता है कि उसको कोई टच नहीं कर सकता और उसका ये इक्तदार ऐसे ही रहना है, उसका ये शिकंजा ऐसे ही रहना है। इजराइल इस बात को महसूस नहीं कर रहा कि ये क्या हो रहा है अमेरिका के अंदर। इजराइल ये समझता है कि ये सिर्फ एक मीडिया प्रॉब्लम है, और खासकर ये सिर्फ सोशल मीडिया प्रॉब्लम है कि ठीक है उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर गजा में मजालिम होते हुए देखे हैं, तो वो जरा से दुखी हैं और गुस्से में हैं। तो अगर हम नैरेटिव को चेंज कर देंगे, इफ दे कैन जस्ट काउंटर द नैरेटिव, अगर हम उस नैरेटिव को तब्दील कर देंगे कि ये जस्टिफाई था, ये जरूरी था और यहां पर जेनोसाइड भी नहीं हुई, मतलब नैरेटिव है बस, अगर इसको चेंज कर देंगे, पीपल विल कम बैक टू देम, तो लोग वापस उसी इजरायली सपोर्ट में आ जाएंगे। वो एक मसले के ऊपर इख्तिलाफ हुआ है, वो थोड़े से गुस्से में है, तो जब ये मसला हल हो जाएगा, यानी नैरेटिव हम अगर तब्दील कर देंगे, तो पीपल दोबारा से वही सपोर्ट इजराइल के लिए जो थी वो करना शुरू कर देंगे। दे विल नॉट। लेकिन हकीकत यह है कि अब वो इस तरह से इजराइल को सपोर्ट करने वाले नहीं है, क्योंकि उनके सामने इजराइल की जो असल हकीकत है वो खुल चुकी है। क्योंकि इजराइल एक मॉरल एक एंटिटी के तौर पर वेस्ट में देखा जाता था, एक चूजन पीपल के तौर पर देखा जाता था, ठीक है ना। तो वहां पर ये सारा चैलेंज हो गया है। तो अब नैरेटिव बदलें ना बदलें, जो मर्जी कर ले, अब कुछ नहीं होने वाला। दिस इज अ प्रोफाउंड चेंज, यानी बहुत ही प्रोफाउंड होता है कि एक मुकम्मल दर्जे का और बहुत ग्राउंड लेवल का चेंज, बुनियादें सारी हिल जाएं, ये वो प्रोफाउंड चेंज है। वन दैट विल डिटरमिन द यूएस पब्लिक परसेप्शन फॉर द ईयर्स टू कम। और ये कैसा चेंज है जो अमेरिकन पब्लिक को आने वाले सालों और दहाइयों तक जो है वो उनकी डायरेक्शन तय करेगा। जैसे पर्ल हार्बर, तो उन्होंने देखा कि भाई हमारे पर हमला हुआ है, इतने लोग, इतने फौजी हमारे जब मारे गए हैं, तो वो आर्मी जंग में भी कूद गए और उसके बाद एक से एक जंग के अंदर वो धड़ल्ले के साथ गए हैं। लेकिन वियतनाम की जंग के बाद एक ऐसा सेंटिमेंट अमेरिका के अंदर पैदा हुआ कि हम अब जो है वो इसमें नहीं जाएंगे, और अल्टीमेटली अमेरिकन गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ा और उस जंग से जब निकलना पड़ा, और उसके बाद बहुत बड़ी तब्दीलियां अमेरिका के अंदर आई। तो फिर ये तब्दीली जो है वो बहुत बड़ी वहां पर आने जा रही है। तो ये एक इसका बहुत बड़ा पहलू है। सबसे बड़ा पहलू ही ये है, रीजन क्या कुछ कर पाता है, क्या नहीं कर पाता, इनके पल्ले कितना कुछ है, ये तो आपके सामने। असल पहलू ये है, मैं आपको बता दूं, जो अमेरिका के अंदर तब्दीली आ रही है। अब आप ये देखिए, यूएस ग्रुप अर्ज इजराइल आर्म्स एम्बार्गो आफ्टर रिपोर्ट फाइंड्स हंड्रेड्स ऑफ पोटेंशियल अब्यूजेस। अब यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आ गई है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, यानी वो यूएन की रिपोर्ट भी मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स की रिपोर्ट्स भी मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो कोई वहां पर जो गए हैं जर्नलिस्ट गए हैं उनकी रिपोर्ट्स मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो आलमी अदालत की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अब तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट जारी कर दी है और उसने कहा है कि यहां पर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई हैं, वॉर क्राइम्स हुए हैं, तो फिर अब क्या करेंगे। तो अब वहां पर मजीद ये तहरीक आगे बढ़ रही है कि जब खुद अमेरिका ने ये फाइंड आउट किया है और उसकी रिपोर्ट में ये साबित हुआ कि इजराइल ने सारा कुछ किया है, तो फिर अगर खुद अमेरिकन लॉज ही खाली अप्लाई किए जाएं तो इजराइल के लिए असला सपोर्ट बंद करना बनती है। तो ये एक अंदरूनी एक प्रेशर है जो बढ़ रहा है, जिसके सामने कितनी देर अमेरिकन गवर्नमेंट टिकती हैं
ये आप देखेंगे। इस्तोनिया के फॉरेन मिनिस्टर, इस्तोनिया जो बाल्टिक स्टेट है और नेटो का मेंबर भी है, तो इस्तोनिया के फॉरेन मिनिस्टर जब वो टर्की आए हैं, टर्की के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात की और गजा डिस्कस हुआ है, और इस्तोनिया ने ये कहा है कि सिग्निफिकेंट प्रेशर इजराइल के ऊपर डालने की जरूरत है। तो गजा की जो सूरत हाल है वो ट्रूली कैटास्ट्रोफिक है और प्रेशर डालने की इजराइल के ऊपर जरूरत है। और यूएन चीफ ने कहा है कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जो गजा में जर्नलिस्ट जब मारे गए। तो ये एक तलवार है, आलमी अदालत के फैसले, यूनाइटेड नेशन के ये डिमांड्स और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के ये सारी फाइंडिंग्स और अभी ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट, ये सारी एक लटकती तलवार है। तो जो ही इनका इन्फ्लुएंस चैलेंज होगा तो फिर आप देखेंगे इनके साथ क्या होगा। इसी दरमियान नाज़रीन टर्की अब आगे आ रहा है, उसको आना है, क्योंकि उसकी बहुत सारी वजूहात हम पहले भी बयान कर चुके हैं। तो अगले 48 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट होंगे जब इस्लामिक दुनिया के फॉरेन मिनिस्टर्स वहां पर पहुंचेंगे और कोई फैसला लेना है। इससे पहले अरब दुनिया में इजलास होते रहे जो कुछ भी अमली इकदाम नहीं उठा सके। और देखिए टर्की ने, अगर अरब वर्ल्ड के साथ कंपैरिजन करें तो टर्की ने एयर स्पेस बंद की हुई है, टर्की ने तिजारत बंद की हुई है, टर्की ने अपनी बंदरगाहें बंद की हुई हैं, और अरब वर्ल्ड ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एयर स्पेस, बंदरगाहें, तिजारत सब खुला हुआ है, ठीक है ना। तो ये बुनियादी फर्क है। टर्की ऑलरेडी उनसे आगे है, तो अब उसके ऊपर ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी जो है वो है। तो और फिर टर्की के पास ताकत है ना, और एक उसकी अप्रोच भी डिफरेंट है अरब वर्ल्ड से। उनके पास ना ताकत है ना वो अप्रोच है। तो टर्की ऑर्केस्ट्रेटिंग रीजनल पावर्स टू पुश सीज फायर फॉरवर्ड। तो टर्की जो है वो इस वक्त रीजनल पावर्स को ये कह रहा है कि हमें सीज फायर को आगे लेकर बढ़ना है और इजराइल को कन्फ्रंट करना है। और टर्की ने जो एक्शन लिया हुआ है इससे इजराइल बड़ा गुस्से में भी है और परेशान भी है। उसने टर्किश फौजों को गजा में आने से जब इनकार किया हुआ है, और इवन जो टर्किश इंजीनियर्स हैं जो वहां पर रबल क्लियरेंस के लिए उन्होंने जाना था, उनको भी अलाउ नहीं किया गया। और अभी जो प्रेसिडेंट उर्दगान है, उन्होंने जर्मन चांसलर के सामने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा सख्त तरीन ऐसा स्टांस लिया कि ओआईसी वर्ल्ड में कोई लीडर नहीं ले सका है। और बेसिकली उन्होंने ये कैटेगोरिकली कहा कि कांट यू सी द जेनोसाइड दैट हैज बीन गोइंग ऑन गाजा। क्या आपको नजर नहीं आता जो गाजा में जेनोसाइड हो रही है? सो टर्की जो है वो ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है रीजनल पावर्स को कि वो सीज फायर को आगे बढ़ाएं या फिर इजराइल को जब वो कन्फ्रंट करें। सो टर्की इज गोइंग टू नीड बोथ ट्रूप्स एंड फंडिंग। इन मुल्कों की फौजों की भी जरूरत होगी टर्की को, और फंडिंग की भी जरूरत होगी। दैट मींस दैट दे हैव सम इन्फ्लुएंस। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, टर्की का आगे आना, यानी एक ऐसा मुल्क जो एक बड़ी मिलिट्री पावर भी है, जो वेस्टर्न लीडर्स के सामने इस तरह दो टोक अंदाज में बात भी कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और फिर देखें ना, अरब वर्ल्ड तो हमास को नहीं मानती है, लेकिन टर्की हमास को मानता है और हमास को सपोर्ट करता है। तो ये बहुत बुनियादी फर्क है। अरब वर्ल्ड हमास को अच्छा नहीं समझती है, उसको बिल्कुल तस्लीम नहीं करते हैं, लेकिन टर्की तो खुलकर हमास का सपोर्टर है। अच्छा।